नमस्कार। दुनिया इस हफ्ते के रविवार ये विशेषांक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है खुशहाल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर हम आपसे बात करते हैं। दुनिया और दुनिया की सियासत कैसे बदल रही है, ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। आज भी एक ऐसी ही खबर पर बात करेंगे। आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। पहले बात बड़ी खबर की। आर्थिक नीतियों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय के उद्देश्य से गठित G20 की 17वीं कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंडोनेशिया की राजधानी बाली में हुआ। बहुचर्चित इस सम्मेलन में सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से अहम यह सम्मेलन यूक्रेन संकट के साये में हुआ। यह सही है कि यूक्रेन संकट गले की गांठ बनता जा रहा है, जिसका हल तत्काल खोजा जाना जरूरी है। लेकिन इस मुद्दे की बजाय भारत G20 के मंच से जिस विषय को ज्यादा तरजीह देना चाहेगा वह है ग्लोबल साउथ से जुड़े तमाम मुद्दे। यहाँ आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे, मसलन ग्लोबल साउथ क्या है, भारत इस विषय को क्यों उठा रहा है और इसके क्या निहितार्थ है। एक एक करके सभी पहलुओं को समझेंगे। आइए पहले ग्लोबल साउथ को समझते हैं। दरअसल दक्षिणी गोलार्ध के देशों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक और तकनीकी मुद्दों पर सहयोग करने में सहायता करने के लिए ग्लोबल साउथ की अवधारणा का जन्म हुआ। समकालीन राजनीतिक अर्थों में ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग 1969 में कार्ल ऑग्लेसबी द्वारा किया गया था। कार्ल ऑग्लेसबी ने कैथोलिक पत्रिका कॉमनवील में वियतनाम युद्ध पर लिखते हुए कहा कि सदियों से उत्तरी गोलार्ध के राष्ट्रों द्वारा दक्षिण के राष्ट्रों पर प्रभुत्व स्थापित किया गया है, जो कि एक असहनीय सामाजिक व्यवस्था को पैदा कर रहा है। गौरतलब है कि ग्लोबल साउथ के साथ साथ साउथ साउथ कॉपरेशन और कोर पेरिफेरी जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल होता है, जिसका मिला जुला कर यही भाव होता है कि किसी भी वैश्विक मुद्दे पर उत्तरी गोलार्ध के राज्य दक्षिणी गोलार्ध के राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। उत्तरी गोलार्ध के इसी प्रभुत्व को रोकने के लिए विकासशील देशों के संयुक्त समूह को सांकेतिक रूप से ग्लोबल साउथ की संज्ञा दी जाती है। आइए अब समझ लेते हैं कि G20 में ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों के लिए भारत से ही क्यों अपेक्षा की जा रही है। प्रमुख महाशक्तियों के बीच चला आ रहा पूर्व पश्चिमी संघर्ष, बहुपक्षवाद के संकट और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की मंदी के बीच भारत ने फिर से ग्लोबल साउथ की एकता को चुना है। बाली में आयोजित होने वाले G20 सम्मेलन और अगले G20 सम्मेलन के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने की पूर्व संध्या पर भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज माना जा रहा है। विभिन्न वैश्विक गतिरोध होने के बावजूद भारत ने G20 के मंच से विकासात्मक एजेंडे को निरंतर ही आगे बढ़ाया है, जिसके कारण ग्लोबल साउथ के राष्ट्र भारत के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। इस संबंध में वर्ष 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला है, जिससे उम्मीदें की जा रही हैं कि भारत अगले G20 सम्मेलन के रोड मैप को तैयार करते समय ग्लोबल साउथ के मुद्दों को ध्यान में रखेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि यूक्रेन संकट के कारण यह पहला मौका है जब ऊर्जा विविधीकरण पर मतभेद और व्यापार एवं प्रौद्योगिकी में उभरती चुनौतियों के समाधान की आवश्यकता होगी। अमेरिका, चीन और यूरोप में मंदी से विश्व अर्थव्यवस्था कमजोर हो सकती है, जो विश्व आर्थिक प्रणाली को काफी पीछे धकेल सकती है। डिजिटल परिवर्तन और डिजिटल समावेशन के लिए भारत की प्रतिबद्धता सराहनीय है, जो विकासशील देशों के भविष्य को संभावना प्रदान करती है। कल्याणकारी योजनाएं जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और आधार प्रमाणीकरण में देश की सफलता ने विकासशील देशों के लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि ग्लोबल साउथ की प्रासंगिकता बढ़ रही है। कोविड-19 के संदर्भ में ही देखें तो कोविन प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से वैक्सीन की पहुंच में समानता बढ़ी है। भारत ने टीके के उत्पादन में समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के सामने दमदारी से बात रखी, जिसकी वजह से अगले 5 सालों तक विकासशील देशों को वैक्सीन उत्पादन के लिए ट्रिप्स से छूट प्राप्त हुई। गौरतलब है कि हर जगह अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रही है, इसलिए खुले स्रोत पर आम सहमति विकसित करना महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API और सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए एक इंटरऑपरेबल फ्रेमवर्क का निर्माण जरूरी है, जिस पर निजी क्षेत्र स्वतंत्र रूप से नवाचार कर सके। इस संबंध में भारत का डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ग्लोबल साउथ के लिए एक बेहतरीन नजीर बन सकता है। जलवायु चुनौती निश्चित रूप से भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 बैठक के महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। देश का स्वच्छ ऊर्जा प्राप्ति और वैश्विक जलवायु मुद्दे के संबंध में किया गया प्रयास इसके नेताओं की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। दरअसल ग्लासगो COP26 में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ का प्रस्ताव रखा, जो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन के लिए एक व्यक्ति को केंद्र में रखता है। इस मिशन का उद्देश्य व्यक्तियों के एक वैश्विक नेटवर्क को स्थापित करना है, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत को क्लाइमेट फंड पर ध्यान केंद्रित करना होगा। विशेष रूप से 2020 से 2025 तक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए $100 बिलियन लक्ष्य से अलग एक नया लक्ष्य घोषित करने की आवश्यकता है। G20 का मंच नई दिल्ली को यूरोपीय संघ, अमेरिका और जापान के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी, विशेष रूप से सौर, पवन और हाइड्रोजन के लिए अपनी कई पहलों को गति देने का अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रस्तुत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विचार को बढ़ावा देने के लिए भी एक अवसर प्रदान करेगा। स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG की उपलब्धि परस्पर सुदृढ़ हो सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन एक औद्योगिक पैमाने पर जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है, जिसमें रिफाइनरी, उर्वरक, परिवहन और सीमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत के पास G20 की वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए डीकार्बोनाइज्ड आर्थिक विकास का उदाहरण स्थापित करने की क्षमता है। साथ ही ग्रीन अमोनिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन में विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक व्यवहारिक अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव के कारण यूरोप में असैन्य परमाणु ऊर्जा के लिए समर्थन को देखते हुए G20 छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर सहित एक विस्तारित और मजबूत नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग ढांचे की दिशा में काम कर सकता है। जबकि आज के समय में बहुपक्षीय संस्थानों को प्रतिनिधित्व विहीन और अप्रभावी माना जाता है, तब भारत द्वारा बहुपक्षवाद का समर्थन मायने रखता है। इस संबंध में भारत द्वारा वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के पुनर्मूल्यांकन और स्थायी हरित संक्रमण के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुनिश्चित करना वसुधैव कुटुंबकम की पारंपरिक भारतीय भावना को दर्शाता है। हाल के वर्षों में भारत की वैश्विक पहल जैसे कि सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन, नीली अर्थव्यवस्था और स्वच्छ महासागर ग्लोबल साउथ को नई ऊर्जा और नया आयाम दे सकती है। गौरतलब है कि बाली शिखर सम्मेलन का विषय है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, जो कि कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में बहुत सटीक है। दरअसल क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी, यूक्रेन का घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर विश्व में तबाही मचा दी है। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह तहस नहस हो गया है और जीवन हेतु जरूरी सामानों की सप्लाई का संकट बना हुआ है। विश्व के अनेक देश के गरीब नागरिकों के लिए यह चुनौती और भी गंभीर बन गई है, जहां की वे पहले से ही रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति संकट से जूझ रहे थे। उनके पास दोहरी मार से जूझने की आर्थिक क्षमता नहीं है और हमें इस बात को स्वीकार करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि UN जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं भी इन मुद्दों पर नाकाम रही हैं। इस संबंध में जिस तरह से भारत ने कोविड-19 संकट के दौरान भी विश्व को खाद्यान्न, दवा, वैक्सीन आदि की आपूर्ति की, वो काबिले तारीफ है। जानकारों का मानना है कि यह दशक भारत का है, जिसमें व्यापारीवाद से परे, महामारी, युद्ध और वैचारिक झगड़ों से परे नई आशा को जगाने का समय है। इस संबंध में यह सम्मेलन वास्तव में ग्लोबल साउथ की एकता को आगे बढ़ाने का समय है, जो भारत के आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब समय है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते हफ्ते यूक्रेन की सीमा से सटे पोलैंड के पूर्वी हिस्से में रूसी मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें पोलैंड के 2 नागरिकों की जान चली गई। इस हमले पर जांच परख के लिए अमेरिका ने आनन फानन में इंडोनेशिया में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही
G7 और नाटो नेताओं की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। पोलैंड नाटो का एक सदस्य है और नाटो संविधान के मुताबिक किसी सदस्य देश की संप्रभुता पर हमला पूरे नाटो देशों की संप्रभुता पर हमला माना जाता है। इस हिसाब से पोलैंड पर दागा गया यह रूसी मिसाइल अगर जांच में रूस प्रायोजित पाया गया तो यह नाटो की संप्रभुता पर हमला होगा। क्योंकि यूक्रेन अभी भी पूर्व सोवियत और रूस निर्मित हथियारों का भंडार रखता है, इसलिए अभी यह संभावना बनी हुई है कि यह हमला शायद रूस प्रायोजित ना हो। हालिया तनावों के बीच अजरबैजान ने अपने 5 नागरिकों को ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये अजरबैजानी नागरिक सेना और उसके ड्रोन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। साथ ही इजराइल और तुर्की से ड्रोन की खरीद के अलावा देश की ऊर्जा संरचना के बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। हालिया दिनों में अर्मेनियाई ईरानी सीमा पे जंगे-जुर लैंड कॉरिडोर परिवहन लिंक को लेकर ईरान और अजरबैजान के रिश्तों में तल्खियां बढ़ रही है। यह परिवहन लिंक अजरबैजान की मुख्य भूमि को नखीचेवन और तुर्की से जोड़ेगा। उधर ईरान अजरबैजान पर अपने क्षेत्र में अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है। ईरान के उत्तरी क्षेत्र में लाखों की संख्या में अजरबैजानी निर्जातीय समूह रहते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के 8 महीने बाद यूरोपीय संघ ने यूक्रेनी सैनिकों के लिए एक सैन्य सहायता मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। यूरोपीय संघ ने यह मिशन यूक्रेन में अपना समर्थन बढ़ाने के मकसद से शुरू किया है। इस सहायता मिशन में 15,000 यूक्रेनी सैनिकों को अलग अलग यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में प्रशिक्षित किया जाएगा। मिशन का नेतृत्व फ्रांसीसी वाइस एडमिरल हर्वे ब्लेजिन द्वारा किया जाएगा। यूक्रेनी सेना की क्षमताओं को बढ़ाने, अपग्रेड करने और सुधारने के लिए यह एक बड़ा प्रयास हो सकता है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका ने हैती, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, होंडुरास, सूडान और नेपाल के नागरिकों के लिए टेम्परेरी प्रोटेक्टेड स्टेटस यानी TPS को 30 जून 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इस दर्जे से अमेरिका में रहने वाले इन देशों के लोगों को आगामी 30 जून 2024 तक USA से निर्वासित नहीं किया जा सकेगा। अमेरिका TPS का दर्जा उसे देता है जो राष्ट्र घातक सशस्त्र संघर्ष, महामारी, आपदा या गृह युद्ध जैसी स्थितियों में उलझा होता है और उसके नागरिकों के लिए अपने देश सुरक्षित लौटना बहुत खतरनाक होता है। बीते महीने घातक सशस्त्र संघर्ष के चलते इथियोपियाई नागरिकों को भी यह दर्जा दिया गया है। जैसे जैसे यूक्रेन में रूस का युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है, वैसे वैसे वैश्विक राजनीति में तुर्की की भूमिका बढ़ती जा रही है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के जरिए नियमित संपर्क बनाए रखा है। हाल के हफ्तों में रूस द्वारा अचानक खाद्य समझौते से पीछे हटने के बाद दुनिया की खाद्य आपूर्ति पर खतरा मंडराने लगा था। तब तुर्की ने अनाज निर्यात सौदे को बचाने में फिर से दुनिया की मदद की। रूस और तुर्की के बीच कई दौर की टेलीफोनिक बातचीत के बाद रूस, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में की गई मूल संधि में फिर से शामिल होने का ऐलान किया था। यह संधि बीते जुलाई माह में हुई थी। अब बात सवाल की, ग्लोबल साउथ को परिभाषित कीजिए, साथ ही G20 के संदर्भ में भारत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। हमारे इस कार्यक्रम को लेके आपके क्या फीडबैक हैं और क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।